Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित मेहर है। इस वर्ष यूपीएससी सीएसई परीक्षा में मेरा रैंक जो है वो 376 आई है और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। पहले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था और लास्ट अटैम्प्ट में मेरी कट ऑफ जो है फाइनल लिस्ट में मेरा मार्क्स 16 मार्क्स से रह गई थी। अगर मैं बात करूँ इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपसे अपने ऑप्शनल जो कि जियोलॉजी है उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो जियोलॉजी में मैं आपको अपने मार्क्स बता सकता हूँ। मेरे 3rd अटैम्प्ट में जो कि मैंने फर्स्ट टाइम जियोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया और मैंने लिखा, तो मेरे 262 मार्क्स आए थे जो कि अराउंड एवरेज नंबर थे। और इस टाइम जो मैंने सेकेंड टाइम मेंस लिखा जियोलॉजी लेके, तो मेरे अराउंड 293 मार्क्स आए हैं, जो कि इस बार के अकॉर्डिंग डिसेंटली गुड इनफ मार्क्स हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो जियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं कि जियोलॉजी लेने के लिए आपको जियोलॉजी का बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन जियोलॉजी में होना चाहिए। तो और एक और चीज़ है, कल लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें पूछी जाती हैं और पता नहीं कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आती है, गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है जियोलॉजी में। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड है और मैंने जियोलॉजी ऑप्ट करने का मेरा रीज़न ये था कि मुझे फॉरेस्ट सर्विस भी देना था। मैं सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों देना चाहता था। पहले के 2 अटैम्प्ट्स में मैंने सिर्फ सिविल सर्विस पे फोकस किया था और मैंने ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल लिया था। पर जैसा मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है डीकेटी के, कि मेरा इंटरेस्ट जो था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में उतना नहीं था, इसलिए मैंने स्विच करने का सोचा। तो जब मैंने स्विच करने का सोचा 3rd अटैम्प्ट में, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले लूँ जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो कि कॉमन है दोनों एग्ज़ाम्स में, या फिर मैं जियोलॉजी ले लूँ। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे डीकेटी के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के, और मैंने ये डिड्यूस किया जियोलॉजी ही मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। उसका रीज़न ये है कि मैकेनिकल का मैंने जब सिलेबस देखा तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस था और मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ेगा इसे पढ़ने के लिए। और इसके अलावा इन एडिशन टू इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो भी काफ़ी एक्सटेंसिवली पूछे जाते हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस मुझे अलग से करना पड़ेगा। और मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया है तो उसके एडिशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मैं बात करता हूँ जीएस की, जीएस भी मेरा एक वीक पॉइंट था। तो मेरे लिए बैलेंसिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिस वजह से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना लेके जियोलॉजी ऑप्ट किया, जो कि एक शॉर्टर सिलेबस के साथ आता है, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है सिविल सर्विस में और फॉरेस्ट सर्विस में। और जब मैंने इसका सिलेबस देखा और PYQs देखे, तो कहीं ना कहीं मुझे एक इंटरेस्ट भी आया कि हाँ, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने जियोलॉजी लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जियोलॉजी लेना एक तरह से मेरा एक लीप ऑफ फेथ आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाके पूछेंगे किसी से भी कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं सिविल सर्विस में एज ऑप्शनल, तो वो जियोलॉजी तो बोलेगा, ऐसा बहुत कम आपको सुनने में मिलेगा। तो जब मैंने ये ऑप्शनल लिया तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे मुझे भी कि मैं स्कोर कर पाऊँगा कि नहीं, गाइडेंस होगी कि नहीं, मटेरियल होगा कि नहीं। और मैं अपने होम टाउन से प्रिपेयर कर रहा था जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। बट इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि एक डीकेटी के ही वीडियो के थ्रू मुझे गाइडेंस इससे रिलेटेड मिली। मैंने प्रभाकर प्रियदर्शी सर, जो कि IFS 2018 में पास आउट, ही इज़ एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर,
currently he is serving in Karnataka cadre. So प्रभाकर प्रियदर्शी सर का मैंने वीडियो देखा डीकेटी पे, और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनका भी जियोलॉजी में बैकग्राउंड नहीं था, और उन्होंने इसे खुद ही विदाउट कोचिंग ज़्यादा एफर्ट्स के स्टडी किया, खुद के एफर्ट से उन्होंने स्टडी करके उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया। तो मैं कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हुआ कि हाँ, कि किसी से मुझे गाइडेंस मिल सकती है। तो मुझे पता चला कि इवोल्यूशन आईएएस एक कोचिंग है मुखर्जी नगर में, उनके कुछ लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रभाकर प्रियदर्शी सर के रिगार्डिंग जियोलॉजी प्रिपरेशन। तो उसको मैंने सब्सक्राइब किया, और उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने देखे, और उन सब के मैंने नोट्स बना लिए। इन सब के नोट्स बनाए, और जो भी प्रभाकर सर के जो भी टिप्स थे, जो भी सजेशंस थे, वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिए, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे ऐसा लगा कि वो नॉर्मल एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो एक एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को सोचते थे, और उसका एक तरीका अपनाते थे। तो उसको अडॉप्ट करने के लिए मैं उनके इवन आफ्टर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं उनके कांटेक्ट में आया, और मैं टाइम टू टाइम उनसे गाइडेंस लेता रहा कि सर जियोलॉजी इसमें कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। तो और उन्होंने मुझे काफ़ी होलिस्टिकली, और जब भी मैं उन्हें कांटेक्ट करता था वो मुझे पूरी गाइडेंस देते रहे, और यही रीज़न है कि मेरे मार्क्स जियोलॉजी में डिसेंटली वेल आए हैं। 262 थर्ड अटैम्प्ट में आए, इस अटैम्प्ट में 293 आए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जियोलॉजी ही एक रीज़न बना मेरे सिलेक्शन का इस एग्ज़ाम में, 4th अटैम्प्ट में। तो अब मैं आपको कुछ ब्रॉडली चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके बेसिकली 2 पेपर होते हैं, और हर पेपर में करीब 6 टॉपिक्स हैं, 6 यूनिट्स हैं। जैसे पेपर 1 में जनरल जियोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, पेलियंटोलॉजी है, स्ट्रैटिग्राफी है, और इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें मिनरलॉजी है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी है, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी है, माइनिंग जियोलॉजी है, इकोनॉमिक जियोलॉजी है, और जियोकेमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड्स है। तो ब्रॉडली 12 टॉपिक्स आपको जियोलॉजी में पढ़ने पड़ेंगे। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं, और इनका जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी क्रिस्प है, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो पहली चीज़ तो आप एक काम करिए कि आप सारे टॉपिक्स जितने भी हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में दिए हुए हैं जियोलॉजी से रिलेटेड, उन सब पे आप नोट्स बनाइए। चाहे वो जनरल जियोलॉजी हो, चाहे वो पेलियंटोलॉजी हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें एक अगर वो वर्ड मेंशन्ड है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पेट्रोफैब्रिक्स एक टॉपिक मेंशन्ड है, जो कि जियोलॉजी के सिविल सर्विस के मेंस में मेंशन्ड नहीं है, बट फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में मेंशन्ड है। इवन उसको भी आप प्रिपेयर करिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे जियोलॉजी के सिलेबस के, और उनमें आप नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सारे टॉपिक्स हैं, इनको कवर करने के लिए मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उनको मैंने फॉलो किया। इसके एडिशन में मैंने कुछ सिलेक्टिव रीडिंग करी कुछ बुक्स की, जैसे कि भांगर की सर की बुक आती है जियोलॉजी पे, उनको मैंने सिलेक्टिवली कुछ पॉइंट्स रीड किए थे। जैसे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पे सैम एंड बिलिंग्स की बुक आती है, उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे बहुत सिलेक्टिवली। और ऐसा करके मैंने लार्जली 1-2-3 बुक की सिलेक्टिव रीडिंग करी है। बाकी मेजरली मैंने जो खुद के नोट्स हैं उनको फॉलो किया है जियोलॉजी में। और इसके अलावा मैंने इंटरनेट का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया है, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि जियोलॉजी थोड़ा सा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और कई बार ऐसा लगता है कि हमें मिनरलॉजी में
केमिस्ट्री भी पढ़नी है, उसमें 3D डायग्राम्स होते हैं ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, उनको बनाना है। कई बार इंटरेस्ट वेन भी होने लगता है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब के वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे थे ताकि मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं कि मिनरोलॉजी या मिनरल्स का 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने एंगल्स होते हैं। इस हिसाब से मैं चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊँ और इवेंचुअली नोट्स बना पाऊँ। इसके अलावा जो गूगल है, विकीपीडिया है, उन सब से मैंने नोट्स बनाए थे। इससे एक चीज़ क्या होगी कि आपके जो नोट्स हैं उसमें एक डायनामिज़म आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जियोलॉजी पेपर है ये लार्जली स्टैटिक पेपर है। ये इसकी एक स्ट्रेंथ भी है क्योंकि आपको पता है कि इसका सिलेबस स्टैटिक है लार्जली, तो ये ज़्यादा करंट अफेयर्स पे डिपेंड नहीं करता। बट एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम में आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे और उसमें आप सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लिख के आएंगे जो कि बुक्स में है, तो एग्ज़ामिनर को कुछ भी नया नहीं मिलेगा क्योंकि सब लोग वही चीज़ लिख रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप इंटरनेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड करिए, कुछ उसमें रिलेटिविटी, कुछ कोई इवेंट हो गया, जैसे लास्ट ईयर असम में अर्थक्वेक आया था, उसके लिए कोपिली फॉल्ट को बोला गया था कि उसमें एक एक्टिविटी हुई है, जैसे आपने ये कोट कर दिया अर्थक्वेक में। या फिर लास्ट ईयर आइसलैंड जो है वहाँ पे फिशर इरप्शंस हो रहे थे, तो अगर आप उसको मिड ओशनिक रिज का अगर कोई क्वेश्चन आता है या सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कोई क्वेश्चन आता है जियोलॉजी में पेपर 1 में, उसमें आपने ये कोट कर दिया तो एक बहुत बढ़िया डायनेमिज्म भी मिलेगा आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टैटिक तो है जियोलॉजी, बट आप उसमें करंट अफेयर से एग्जांपल्स यूज़ करिए तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो लास्ट यूनिट है पेपर 2 का, दैट इज़ जियो केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स, उसमें डायनेमिज्म है, तो उसका आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अर्बनाइजेशन, सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, सुनामीज, स्टॉर्म सर्जेस, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, तो इन पे आप नोट्स बना लीजिए अच्छे। हो सके तो जो NDMA की गाइडलाइंस है उनके आप कुछ पॉइंटर्स ऐड कर लीजिए। आप हो सके जितना ज़्यादा हो सके डायग्राम्स अपने नोट्स में बना लीजिए और कुछ डेटा कोट करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक ब्रॉड कवरेज हो जाएगा पूरे सिलेबस का और एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। जियोलॉजी से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक लीप ऑफ फेथ था मेरे लिए और मुझे नहीं पता था कि मैं स्कोर कर पाऊँगा या नहीं, बट मेरा डिसेंटली वेल स्कोर हुआ है इस बार। 293 मार्क्स मुझे आए और जो कि मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने नंबर आ सकते हैं और इसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं सर जो प्रभाकर सर है उन्होंने ही मोटिवेट किया। उन्होंने कहा भी, मैंने कहा उनको कि सर 262 आए हैं और लास्ट ईयर मैंने थर्ड अटेम्प्ट के बाद बताया था और हाईएस्ट शायद 284 या 288 गए हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो हर्षित, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। भले ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और जो भी रीज़न है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें 300 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने मुझे एक माइंडसेट दिया कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी हो या कोई सब्जेक्ट जिसमें 300 प्लस 290 प्लस आते हैं लोगों के नंबर, सिर्फ उसी में आए। आप जो भी सब्जेक्ट अगर आपने ले लिया है सोच समझ के, प्रॉपर कैलकुलेशन करके कि मुझे यही सब्जेक्ट लेना है, उसको फिर आप प्रॉपर पूरे हार्ट एंड सोल से, पूरे पैराफर्नेलिया के साथ, पूरे बोलना चाहिए वेपन्स के साथ लेके आप जंग में उतरिए, जो कि यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद आप बढ़िया सी लड़ाई और फाइट करके आइए। और चाहे तो जियोलॉजिकल हैमर भी ले सकते हैं ताकि आपको एक फील आ जाए जियोलॉजी सब्जेक्ट का। तो इस वजह से अगर आप अपनी तैयारी करके जाएंगे तो मुझे क्या लगता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लें, आप अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं। और ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन में। ऑप्शनल से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको 500 नंबर दिला सकता है।
आपको ये पता होगा कि जीएस के कोई भी पेपर हो गया, जीएस 1 2 3 4, हर पेपर में हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। 10 12 15 सब्जेक्ट्स हैं हर एक जीएस पेपर के, और वो एक जीएस पेपर 250 नंबर का होता है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से, आपको 12 यूनिट पढ़ने से आपका 500 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो आप क्यों ना इस सब्जेक्ट को एज इंडिपेंडेंटली सोचिए, और ना कि ऐसा सोचिए कि आपको ये GS1 में हेल्प करेगा, या फिर अगर मैं ये सब्जेक्ट ले लूँगा तो मुझे ऐसे में हेल्प करेगा, या GS3 में हेल्प करेगा। आप ये सोचिए कि आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए कि भले आप कोई भी आपको GS पेपर्स में हेल्प ना मिले, बट वो आपको जो ऑप्शनल पेपर है जो 500 नंबर का होता है उसमें आपको हेल्प करे, उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प करे, उस सब्जेक्ट को लीजिए। तो मैं ऐसा यही बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं जो जियोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं, जिनका जियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ आप बिल्कुल जियोलॉजी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, और आपको कोई भी सजेशंस चाहिए, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो मैं क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, आप जियोलॉजी लेने का डेफिनेटली सोच सकते हैं। और जियोलॉजी में सिलेक्शंस कम इसलिए होते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि सिविल सर्विस में जनरली जियोलॉजी उन्हीं लोग लेते हैं जो फॉरेस्ट सर्विस भी दे रहे होते हैं। तो फॉरेस्ट सर्विस क्योंकि वो दे रहे होते हैं, सीरियसली वो सिविल सर्विस का जो मेंस है वो एज अ ट्रायल देते हैं, एज अ प्रैक्टिस। उस वजह से क्या होता है कि उनका जियोलॉजी का पेपर या तो सब ऑप्टिमल जाता है या एवरेज जाता है, या फिर अगर अच्छा चला गया सिविल सर्विस का जियोलॉजी का पेपर तो उनके जीएस सब ऑप्टिमल रहते हैं, जिसके कारण ओवरऑल उनके मार्क्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जियोलॉजी में जैसे बहुत लोग कहते हैं बहुत कम सिलेक्शंस आ रहे हैं, वो इसी रीज़न से है, ना कि इस रीज़न से कि जियोलॉजी में नंबर नहीं मिलते, जो कि मेरे मार्क्स एविडेंस है इस बात के कि जियोलॉजी में नंबर मिलते हैं। आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ऐसा ऑप्शनल लीजिए जिससे आप पूरा जीएस और ऑप्शनल एथिक्स ऐसे सब मेंटेन करके चलें। इंटरव्यू भी आपको करना है, और हर जगह हर स्टेज पे इस एग्ज़ाम के अगर आप एवरेज और अबव एवरेज स्कोर कर ले तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है। आई वॉन्ट टू थैंक DKT to give me this opportunity to share my experience with all my fellow aspirants. Thank you.